जब भी स्ट्रक्चर के ट्रीटमेंट में मैं लोगों से ये बोलता हूँ कि टेंडेंसी फिनिश करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है, तो शायद लोगों को ये बात समझ में नहीं आए, लेकिन श्योरली ये बात समझना ज़रूरी है। इस चीज़ को समझने के लिए आज मैं एक टेस्टिमनी के साथ अवेलेबल हूँ। एक हमारे पेशेंट हमारे कंसल्टेशन में आए हैं जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, पेशेंट का नाम नहीं बताऊँगा, जिन्होंने कम से कम 5 से 6 बार OIU करवाया, 2 बार यूरेथ्रोप्लास्टी करवाया। इतने सारे प्रोसेस के बाद उनको जो आज की डेट में यूरिन फ्लो तो इंटैक्ट है, मेंटेन है, पेन और बर्निंग नहीं हो रही है, सिम्टोमेटिक कोई ऐसी दिक्कत नहीं हो रही। जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि उनको CIC करने में दिक्कत हो रही है। दैट्स मीन यदि एक 14 नंबर फेंच का जो हमारा डायलेट करने का इक्विपमेंट है, कैथेटर है, यदि वो ईजिली गोइंग तरीके से नहीं जा रहा है, दैट्स मीन ऑब्स्ट्रक्शन फिर स्टार्ट हो गया है और ये फिर यही जाके स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। समझने की कोशिश करिए। ये एक ट्यूब है, जिस ट्यूब में पर्टिकुलर किसी सेगमेंट में ऑब्स्ट्रक्शन है, आपने उसको OIU कर दिया, दैट्स गुड, लेकिन OIU के बाद से फिर दोबारा ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, फिर OIU किया गया, फिर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, फिर OIU किया गया। इस दौरान, इस OIU के प्रोसेस के दौरान पेशेंट से ये बोल दिया गया कि आप इस ट्यूब को इंटैक्ट करने के लिए आप CIC करते रहिएगा। दैट्स गुड, जरूरी चीज़ भी है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी यही बोलती है। आफ्टर देन जब आप CIC करते हैं तो यूरेथ्रा जो होती है काफ़ी सेंसिटिव होती है और एक अदर सेगमेंट भी इन्वॉल्व हो जाता है उस फाइब्रोसिस में, उस ऑब्स्ट्रक्शन में, यानी कि उस क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में कुछ और भी पार्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं और ये जो स्ट्रक्चर का साइज है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। मोस्टली 1 सेंटीमीटर या उससे कम के स्ट्रक्चर के लिए डॉक्टर OIU को प्रेफर करता है, दैट्स गुड, लेकिन यदि 1 सेंटीमीटर से बड़ा है, एक लंबा सेगमेंट ज़्यादा है, तो उसके लिए लोग यूरेथ्रोप्लास्टी रिकमेंड करते हैं, बक्कल म्यूकोसल ग्राफ्टिंग करवाते हैं। ठीक है, वहाँ तक भी बात समझे। लेकिन क्या बक्कल म्यूकोसल ग्राफ्टिंग के बाद से ज़्यादातर आपने सुना होगा कि डॉक्टर बोलते हैं ये 100% श्योर है या फिर इसकी एक्यूरेसी 90% होती है। हमने ऐसा नहीं देखा है, हमने नहीं देखा ऐसा कि किसी को वास्तव में यदि यूरेथ्रोप्लास्टी करवा दी जाए तो 100% ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होता है। हाँ, कुछ लकली लोग होते होंगे 20-30% केसेज में जिनके साथ ऐसा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के साथ स्टिल एक हमेशा प्रोबेबिलिटी बनी रहती है सफरिंग की। सो दैट्स वाई यदि इस बात को आप नहीं मानते हैं तो हमें लग रहा है ये टेस्टिमनी आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, जिसमें कम से कम एक पेशेंट जो है वो नो डाउट एक अच्छे से अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट किया, जिसने 5 to 6 टाइम OIU करवाया, थक हार के उसने यूरेथ्रोप्लास्टी को अडॉप्ट किया, कॉन्फिडेंस में डॉक्टर ने दिलाया, वो दैट्स वाई उसने अडॉप्ट किया। और उसके बावजूद भी एक यूरेथ्रोप्लास्टी अनसक्सेसफुल रही, सेकेंड हुई। एक चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा, यदि किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में यूरेथ्रोप्लास्टी अनसक्सेसफुल रहती है तो ऐसे मरीजों की सफरिंग ज़िंदगी भर के लिए हो जाती है। यदि ये सेगमेंट रिपेयर होकर नेक्स्ट सेगमेंट में प्रॉब्लम होती है तो ठीक है, अगेन इस सेगमेंट की यूरेथ्रोप्लास्टी करवा दी जाएगी। लेकिन क्या CIC का दौर ख़त्म हो जाता है? और कितने % ऐसे यूरोलॉजिस्ट होंगे जो ये बोल देते होंगे कि आपको ज़िंदगी भर CIC करनी है? तो शायद मरीज़ एक ऑप्शन तलाशे। ओवरऑल सारी चीज़ों का कंक्लूजन क्या है? हम ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन को इसलिए ठीक करने की कोशिश करते हैं क्योंकि यूरिन बिना डिस्कम्फर्ट के हो। सेकंड नंबर पे हम क्या करते हैं कि हमें दोबारा फ्यूचर में दिक्कत न हो, इसके लिए हम CIC करते हैं। लेकिन क्या ये दोनों तरीके 100% इफेक्टिव हैं? और या फिर आप ऐसे लोगों को फीडबैक भी लीजिए जिन लोगों ने इस प्रोसेस को अडॉप्ट किया है। हम हमेशा ये बात बोलते हैं कि आप फीडबैक ज़रूर लीजिए उन लोगों से जिन लोगों ने इस प्रोसेस को अडॉप्ट किया हो। यदि फीडबैक पॉजिटिव है, एक आदमी से फीडबैक हम नहीं मानते, कम से कम ऐसे 10 लोगों से मिलिए, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। सो दैट्स वाई यदि आप लोगों को 10 लोगों से ऐसे फीडबैक लेते हैं और वो फीडबैक ऑथेंटिक है, ठीक है, उनकी अच्छी एक प्रोग्नोसिस रही है और वो ठीक हो गए हैं, सो दैट्स वाई यू कैन अडॉप्ट दिस प्रोसेस। और यदि नहीं है तो श्योरली यू हैव टू अगेन रिकॉन्सिडर अबाउट द कंजर्वेटिव मोड ऑफ द मेडिकेशन। सर्जरी किसी को अच्छी नहीं लगती है, सर्जरी कोई नहीं करवाना चाहता, कोई भी ऐसा दुनिया का बंदा नहीं होगा जिसको CIC करना बहुत अच्छा लगता होगा। सो दैट्स वाई दीज ऑल आर द सफरिंग। CIC का जो सबसे बड़ा हैजार्ड है वो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस का है, सेकेंडरी इन्फेक्शंस का है, क्योंकि इतना हाइजीन नॉर्मली आदमी मेंटेन नहीं कर सकता, नहीं कर पाता मोस्टली। सो दैट्स वाई इस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए यदि आप कंजर्वेटिव मोड में मेडिकेशन करते हैं तो ज़्यादा बेटर है कि शायद ऑपरेशन से आप बचे रहें। हम कभी भी ऑपरेशन को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते। व्हेन एवर इट विल बी द रिक्वायर्ड एंड द कंपल्सरी, देन श्योरली प्रोसीड फॉर द सर्जरी। और यदि ऐसा नहीं है तो श्योरली यदि आप सर्जरी को टालने के लिए कोई भी प्रयास करते हैं और यदि वो सेफ़ है तो आपको ये अडॉप्ट करनी चाहिए। ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, बने रहिए इस वीडियो के लास्ट में, क्योंकि बाकी कन्वर्जेशन हमारा यादव जी से होगा और हम लोग बात करेंगे कि उनके साथ क्या सफरिंग रही, उनकी क्या स्टोरी रही। इस स्टोरी को समझिए, एनालाइज करिए और
उसके बाद आप फाइनल डिसीजन लीजिए कि हमें करना क्या चाहिए। बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निरामया होम्योपैथी में आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे होंगे। यदि अच्छे लग रहे हैं तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हेलो। हाँ जी चंद्र जी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। कहाँ इस चक्कर में झेल गए आप? कितने दिन से सफ़र कर रहे हैं आप? सर टाइम तो बहुत हो गया, लगभग 10 साल से हो गया। अच्छा, आपने कितनी बार OIU करवा लिया? OIU तो सर लगभग 5-6 बार हो गया है, और 2 बार यूरेथ्रोप्लास्टिक हो गया। अच्छा, पहली वाली यूरेथ्रोप्लास्टी किस ईयर में करवाई आपने? 2017 में की। और सेकेंड वाली यूरेथ्रोप्लास्टी कब करवाई? चौथे मंथ में सर, इसी यानी कि अप्रैल में 2023 में। हाँ, 12 तारीख को। अच्छा, 24 में सर, 2024 में। ठीक है। हाँ। अभी हाल फिलहाल में आपको यूरिन 10 ml पर सेकंड बनी हुई है, जलन और दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन यूरिन के लिए प्रेशर लगाना पड़ रहा है। फ्रीक्वेंसी 5 to 6 है, लेकिन आपको CIC करने में दिक्कत आ रही है। ठीक है। CIC कितने नंबर फैन से कर रहे हैं आप? सर अभी तो 14 नंबर से कर रहे थे। ठीक है। अच्छा, कितने दिन में एक बार CIC कर रहे हैं आप? सर अभी तो क्योंकि यूरेथ्रोप्लास्टी के बाद तो कर ही नहीं रहे थे, तो फर्स्ट टाइम कल ट्राई किए तो नहीं हुआ, तो ये हम टेस्ट कराने गए यूरेथ्रो का, तो वहाँ पे भी डायलिसेशन का डॉक्टर चेक किया तो उससे भी नहीं हुआ, तो बताया कि फिर से इसको OIU कराना पड़ेगा। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, वेरी फर्स्ट टाइम जब आपने यूरेथ्रोप्लास्टी करवाई थी तो क्या आपको ये क्लियरली बताया गया था कि दोबारा इसको होगा? सर ऐसा तो बताया गया कि इस प्रॉब्लम में ऐसा होता है कि अभी भी कराए तो ये बताए कि 95% क्योर है कि आपको नहीं होगा, लेकिन फिर बताया कि 5% है जो इसका चांस है दोबारा होते हैं। वास्तव में मैं आपसे इस बात को इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ऐसा मोस्टली पेशेंट्स को बताया जाता है कि यूरेथ्रोप्लास्टी इसका परमानेंट सोल्यूशन है। 95% केसेस में एकदम नहीं लौट के आएगा, 5% केसेस में कुछ नहीं। लेकिन हमने देखा बेटा कि हमारे कंसल्टेशन में कम से कम 400-450 ऐसे पेशेंट आए जो यूरेथ्रोप्लास्टी और रिकरेंट यूरेथ्रोप्लास्टी के बाद आए। तो अब हमें ये समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि ये 5% वाले में है या मेजॉरिटी वाले में है। ये तो मेजॉरिटी में ही है सर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम भी जाते हैं हॉस्पिटल तो मैक्सिमम टाइम देखते हैं कि जो लंबे पेशेंट होते हैं वो बार-बार ही आते रहते हैं वहाँ पे भी। ठीक है। अच्छा, हाँ, थोड़ा सा एक वो डाउट होता है हमें, या फिर मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ, लोग होम्योपैथी लास्ट में क्यों चुनते हैं, पहले क्यों नहीं? सर ये तो हमें भी नहीं मालूम, क्योंकि हम भी सर्च किए तो YouTube से ही आपका ये सारा कुछ मिला कि आपका हमसे बहुत सारे वीडियो देखे, उसके बाद ये हुआ कि पहले ही हमें चूज करना चाहिए होम्योपैथी का। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए। देखिए, जहाँ ऑब्स्ट्रक्शन सीवियर हो रहा है, जहाँ किडनी को की हेल्थ को थोड़ा खतरा है, वहाँ सर्जरी करवा लेनी चाहिए। मेरा केवल ये कंसर्न है कि यदि वास्तव में OIU जब वेरी फर्स्ट टाइम किसी को स्ट्रक्चर डेवलप होता है, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन यदि सीवियर नहीं है, तो आप होम्योपैथी अडॉप्ट करिए किसी अच्छे डॉक्टर से। मैं ये भी नहीं मानता हूँ कि होम्योपैथी सबको सही कर देती है, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि आपके पास कंजर्वेटिव मोड में कोई ऑप्शन है तो चूज कर लेना चाहिए, नहीं है तो भाई सर्जरी करवा ले। लेकिन सर्जरी के बाद जहाँ दोबारा बनने के चांसेज है, खास करके जब OIU करवाया जाता है, OIU के बाद यदि हम होम्योपैथी अडॉप्ट कर लें तो शायद इस टेंडेंसी को ब्रेक कर सकें जो बार बार बन रहा है। जी है ना, क्योंकि हमने बेटा ढेर सारे ऐसे पेशेंट को देखे जहां रिकरेंट कई बार से। अभी रिसेंटली एक पेशेंट को मैंने देखा, उसने 11 सर्जरी करवाई जिसमें 5 टाइम यूरेथ्रोप्लास्टी करवाई उसने, और स्टिल उसके बावजूद उसे CIC से ही काम चलाना पड़ रहा है। और उसकी जो यूरेथ्रा है वो बेस ऑफ द पेनिस पे यहाँ से लाइगेट कर दिया गया है, पूरा सेक्शन कट कर दिया गया, यहाँ से निकाल कर उसे किया जा रहा है। सीवियर पेनफुल कंडीशन। खैर, अच्छा, आपकी शादी हो गई बेटा? जी सर। बच्चे हैं ना? हाँ, बच्चे। दैट्स गुड बेटा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि कंजर्वेटिव मोड में ही चलने की कोशिश करेंगे, ब्लाइंडली ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। हम आपको एक यूरिन एनालिसिस चार्ट दे रहे हैं,
उस यूरिन एनालिसिस चार्ट से आप एवरेज यूरिन फ्लो को मॉनिटर करते रहेंगे, ठीक है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो मैं जो दवाइयाँ दे रहा हूँ उससे स्ट्रक्चर जो होगा वो सॉफ्ट होगा, आपकी CIC धीरे धीरे करके थोड़ा सा ईजी गोइंग तरीके से होगी। एक दिन में नहीं होगा बेटा, थोड़ा सा समय लगेगा। इस बीमारी में रिकवरी इसलिए दिक्कत होती है क्योंकि पेशेंट जो है वो डॉक्टर से ज़्यादा उम्मीदें पालता है, अपने नहीं कुछ करता है। उम्मीद करते हैं आप एक अच्छे लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करेंगे और इसको पूरी तरह से ठीक करने में अपनी हेल्प करेंगे, ठीक है। करना केवल इतना होगा, 4-5 बेसिक प्रिकॉशन दोबारा बताना चाहूँगा। कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड फूड ज़िंदगी भर में हमेशा के लिए बंद कर दीजिए। सिट्रस फ्रूट का कंजम्पशन एकदम मत करिएगा, ठीक है। क्या सब आते सर? सिट्रस फ्रूट में लेमन, ऑरेंजेस, पाइनएप्पल एक्सेट्रा जितने भी खट्टे फल होते हैं उसको छोड़ दीजिए। मैंगो सब ले सकते हैं? मैंगो एकदम लेंगे, उसके अलावा आप एप्पल लेंगे, उसके अलावा कीवी लेंगे, सब कुछ खाएंगे, बनाना लेंगे, सब कुछ खाएंगे एक्सेप्ट 4 मेजर। टोमेटो भी लेंगे, एकदम लेंगे, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है कि हम कोशिश करेंगे कि कर्ड और रॉ ऑनियन से दूर रहें। कर्ड और रॉ ऑनियन हमारी मेडिसिन की रिकवरी को अफेक्ट करता है, ठीक है। ओके सर। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वाटर का इंटेक है, इसको रेगुलेट कर लीजिए आप। वाटर का इंटेक जो होगा वो 300 ml to 500 ml एवरी 2 आवरली। 300 ml to 500 अकॉर्डिंग टू द वेदर कंडीशन आप 2-2 घंटे पे लेते रहिए। इससे क्या होगा कि यूरिन का फॉर्मेशन रेगुलर होगा, फ्लो मेंटेन रहेगा। यदि रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता भी है तो उसे कम से कम इंटैक्ट बना रहेगा वो, ठीक है। तो ये 4-5 इसकी हम रिटेन एक आपको वो भी दे रहे हैं, चार्ट भी दे रहे हैं, और यूरिन की भी चार्ट की हम आपको वो सेंड करें जिस तरीके से आप उसे मेंटेन कर पाए। उसके साथ एक सैंपल भी मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है बेटा। हर एक महीने पे हम लोग इसे फॉलो करते रहेंगे, ठीक है। आप अपने लिए एक छोटी सी डायरी बना लीजिए जिसमें कोई भी, जैसे सपोज दैट आपको 15th डे कोई दिक्कत आई तो 30वें दिन तक आप याद नहीं रख पाएंगे। सो दैट्स व्हाई कोई भी दिक्कत आती है तो यू हैव टू नोट डाउन इट, ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम हमसे फॉलो अप करें तो सारी चीज़ों को हम लोग एक बार फिर एनालाइज कर सकें, ठीक है। ठीक है बेटा, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको ठीक करें, लेकिन एक टिपिकल हो चुके प्रोसेस को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ तो थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। और कोई क्वेरीज हो तो आप हमसे सीधे पूछ सकते हैं बेटा। नहीं सर, अभी तो कोई नहीं। दवा जो है मेडिसिन, तो क्या आप प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं? हाँ, मैं प्रिस्क्रिप्शन और सब कुछ दे रहा हूँ बेटा, लेकिन इसमें इस बीमारी में चाहे हमने होम्योपैथी में जो महसूस किया वो ये महसूस किया है कि इंटरमीडिएट पोटेंसीज की दवाइयाँ ज़्यादा अच्छा काम करती हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट पोटेंसी, हाँ, इंटरमीडिएट पोटेंसी का मतलब ये हुआ कि नॉर्मली एलोपैथिक में mg में चलते हैं हम लोग, 200 mg, 500 mg, वहाँ जब भी आपको डोज को आधा करना हो आपने ब्रेक कर लिया। होम्योपैथी में एक ड्रॉबैक है कि यहाँ 6 पोटेंसी के बाद से सीधे 30 आती है, 200 आती है, 1m आती है, cm और 10m आती है। तो हर एक पेशेंट की जो सिम्टोमेटोलॉजी होती है उसको एनालिसिस के बाद एक पर्टिकुलर पोटेंसी होती है, वही उसके लिए वर्क करती है, वो उसके लिए ज़्यादा अच्छा वर्क करती है। वो हम लोग NPH स्केल पे उसे निकालते हैं कि कौन सी पोटेंसी किसके लिए सुटेबल होगी, और वो पोटेंसी नॉर्मली मार्केट में मिलती नहीं, उसे बनवानी पड़ती है, ठीक है। तो यदि हम यदि हायर इफिकेसी को चाहें और इस तरह की टिपिकल बीमारियों में इम्प्रूवमेंट को कंसीडर करें तो नो डाउट जो पोटेंसी रिक्वायर्ड होती वही देनी चाहिए। सो दैट्स वाई हम आपको प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, ये भी लिख के दे रहे हैं कौन सी हम दवा दे रहे हैं। दवाइयों को प्रिपेयर करवाना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है। शुरू में हम लोग हायर पोटेंसी पे चलेंगे ताकि जो फाइब्रोसिस हो रही है उसको पहले चेक करें, रिजॉल्व करें, और आफ्टर देन जब यूरिन की फ्लो 12 और 14 ml पर सेकेंड हो जाएगी और स्ट्रक्चर सॉफ्ट हो जाएगा तो हम मॉडरेट पोटेंसी पे आ जाएंगे और मेडिसिन की क्वांटिटी भी कम कर लेंगे। अभी जो हम आपको दवाइयाँ दे रहे हैं वो 25 ड्रॉप्स 2 आवरली दे रहे हैं। CIC के प्रोसेस में अब आगे कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं, क्योंकि जब ट्यूब जा ही नहीं रही है तो करेंगे क्या आप। आगे चल के एक बार कोशिश करके देखिएगा 10 नंबर फेंच और 12 नंबर फेंच से करने के लिए, ठीक है। यदि वो जाता है तो उसे कैरी ऑन करेंगे, ठीक है। ओके डियर, बाकी हम लोग अच्छा लास्ट क्वेश्चन, खाने में आपको रॉ ऑनियन पसंद है? सैलड्स में कच्चा प्याज लेते हैं आप? सर हम लोग स्कॉन से जुड़े हैं, प्याज लेते ही नहीं, प्याज और गार्लिक लेते ही नहीं। तो यदि आप स्कॉन से जुड़े हैं तो बाकी लोगों की तुलना में आप रिलीजियस भी ज़्यादा होंगे? जी सर। ठीक है सर। अच्छा, आजकल की डेट में नॉर्मल डेली रूटीन की एक्टिविटी मैनेज है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और बाकी सब चीज़ें तो नहीं लेते आप? नहीं सर, कोई स्ट्रेस और कोई ज़्यादा कुछ नहीं है सर।
ठीक है, मैं दवाइयाँ अरेंज करता हूँ। नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे 1 महीने बाद, जब आपके पास लास्ट वीक की दवा बचती है, तभी हमारे पास चार्ट डेली मेंटेन नहीं करना, वंस इन 15 डेज़। आप जिस दिन आपका वीकेंड होता है उस दिन मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक उस चार्ट को मेंटेन करेंगे, और संडे टू संडे करेंगे, वो ज़्यादा बढ़िया। फर्स्ट संडे को आपने किया, आफ्टर दिन थर्ड संडे को, ठीक है? यस सर। ओके डियर, मैं अगले महीने मिलते हैं, उम्मीद करते हैं तब तक आपको थोड़ा रिलीफ रहे। ओके, ठीक है सर। ओके, बाय बाय। दैट्स वाई सबसे ज़रूरी ये है कि यदि आप किसी भी डॉक्टर को चूज करते हैं, चाहे कोई भी ट्रीटमेंट को फॉलो करते हैं, तो एक बार उसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस कर लीजिए और उसके बाद तक फिर फॉलो करिए। क्यों? क्योंकि सर्जरी के बाद से फिर दोबारा रिवर्ट बैक के चांसेस कम होते हैं। सर्जरी कभी भी बुरी नहीं होती है, लेकिन सर्जरी जब एक्सट्रीमली रिक्वायर्ड हो, देन यू हैव टू चूज। और सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए होम्योपैथी से बेटर ऑप्शन कुछ नहीं हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अतुल कुमार से, मेरा नाम होम्योपैथी से।